अच्छा देखो, एनर्जेटिक्स में हमारे पास दो पोर्शन है इस चैप्टर के, जिसमें एक में हमने एंथैल्पी चेंजेस पढ़ा है और एक पार्ट जो है वो इस चैप्टर का एंट्रोपी है। ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी क्या होता है? बेसिकली एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। कोई सिस्टम कितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, उसका डिसऑर्डरनेस कितना है, उस क्वांटिटी को हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका बेडरूम है, आपका जो भी स्टडी रूम है, आपने वो जहाँ पे चेयर होनी चाहिए चेयर रखी हुई है, जहाँ बुक्स होनी चाहिए वहाँ बुक्स रखी हुई है, तो उसको हम कहेंगे कि वो ऑर्डर्ड है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप उस रूम को यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? कोई बुक आपने उठाई, कहीं पढ़ी और आपने कहीं और रख दी, चेयर आपकी जो है वो अपनी जगह से हट गई, या रूम आपका फैलता जा रहा है। जितना रूम आपका फैलता जाएगा उतना ज्यादा हम उसको कहेंगे कि डिसऑर्डर्ड हो गया है। इसी तरह जो हमारी यूनिवर्स है, जो हम यूनिवर्स की तो खैर वो बहुत वास्ट बात हो जाएगी। अगर हम अपने गैलेक्सी या यूनिवर्स की भी बात करें, तो हम ये कहते हैं कि जो डिसऑर्डरनेस है ना, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जितनी भी हमारे पास एनर्जी आ रही है सन से, तो वो एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्पर्स्ड हो रही है। और वो एनर्जी डिस्पर्स इसलिए हो रही है क्योंकि सिस्टम जो है वो डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रहा है। तो एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी। वैसे तो ये इसका जो डिटेल स्टडी है एंट्रोपी की, वो हम लोग फिजिक्स में करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो है हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में जो एंट्रोपी पढ़ेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स पढ़ेंगे कि उनके अंदर किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, लैटिस है या वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ गया है, तो पार्टिकल जो है वो और रैंडमली अरेंज हो गया, तो हम कहते हैं कि डिसऑर्डरनेस और इंक्रीज हो गया है। जब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ जाता है, तो पार्टिकल्स और डिस्पर्स्ड हो जाते हैं और रैंडमली अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज को कन्वर्ट करते हो तो हीट करते हो, तो वो जो एनर्जी आती है वो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। ठीक है। मतलब डिस्पर्जन जरूरी है एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। तो जितना ज्यादा सिस्टम डिसऑर्डर्ड होता जाएगा, अगर हम केमिस्ट्री की रिस्पेक्ट से बात करें, तो पार्टिकुलर अरेंजमेंट जितनी ज्यादा रैंडम होती जाएगी, जितना डिस्पर्स्ड होते जाएंगे वो, उतनी इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। एंट्रोपी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी। एक डेफिनेशन ये भी है, इट इज नोन एज मेजर ऑफ डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी, या फिर एंट्रोपी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। और जितना ज्यादा सिस्टम डिसऑर्डर्ड होता जाएगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होता जाता है। ठीक है। ये भी साथ ही लिख लेते हैं। सिस्टम becomes energetically more stable when disordered। अच्छा, एंट्रोपी को जो हम डिफाइन करेंगे, जो सिंबल है एंट्रोपी का, वो होता है एस। जैसे इंथैल्पी का एच होता है, तो एंट्रोपी का एस होता है। इसी तरह अगर हम स्टैंडर्ड एंट्रोपी की बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी वुड बी एस नॉट। जैसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी एच नॉट होता है। इसी तरह चेंज इन एंट्रोपी की बात करोगे तो वो डेल एस हो जाएगा। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आपको पता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात हो रही है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, उसका सिंबल हो जाएगा, उसको डिनोट करेंगे डेल एस नॉट से। अच्छा, यूनिट फॉर एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी का जो यूनिट है दैट इज
joules per Kelvin per mole. This is joules per Kelvin per mole. ठीक है, इसमें देखो इंथैल्पी चेंज में हम लोग यूजुअली किलो जूल्स यूज करते हैं, लेकिन इंट्रोपी में हम लोग जूल्स यूज करेंगे क्योंकि वैल्यूज छोटी होती है, इंथैल्पी चेंजेस की वैल्यू बड़ी होती है, इसलिए हम उसको किलो जूल लगा देते हैं छोटा नंबर लिखने के लिए। क्लियर है यहाँ तक बात? जी अच्छा सर। जी। अच्छा, अब देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो हमारे पास दो तरह के चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में। एक होता है स्पॉन्टेनियस चेंज, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। हमें जरा ये समझना है कि स्पॉन्टेनियस चेंज से क्या मतलब है। देखो कोई केमिकल रिएक्शन, हम लोगों ने एएस में बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा था। हमने साथ में ये देखा था कि जब कोई सिस्टम में रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स हैं, तो नॉट ऑल द पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ओनली फ्यू पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। और जिन पार्टिकल के पास एनर्जी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होती है, दोस पार्टिकल्स अंडरगो सक्सेसफुल कोलिजन्स। ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल टकराने पे प्रोडक्ट नहीं बनाते, सिर्फ वो रिएक्टेंट पार्टिकल जिनके पास एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, दे कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, ये अगर आपको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व याद हो, रिएक्शन काइनेटिक्स में इस तरह का होता है ना बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो सिर्फ वो वाले पार्टिकल जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, वो अंडरगो करते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ था हमने, और एक्स एक्सिस पे एनर्जी लेते थे। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जो ना खुद ब खुद हो सकते हैं, मतलब रिएक्शन दैट कैन हैपन ऑन देयर ओन अकॉर्ड, जो नेचुरली खुद ब खुद हो सकते हैं, दोज आर नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको करवाने के लिए हमें कोई स्टार्टर एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन और ऑक्सीजन आपस में कंबशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हमें जब भी आपने मीथेन का है, कुकिंग गैस है आपके पास, जब भी आपने कुकिंग गैस को जलाना है, तो आप माचिस लेते हो या स्पार्क लेते हो या लाइटर लेते हो, उससे जलाते हो। लेकिन ये रिएक्शन ना स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब दिस कैन हैपन ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। मतलब अक्सर तुमने सुना होगा कि एक जगह पे कहीं गैस जमा हो गई, गैस लीक हो रही थी, तो ब्लास्ट हो गया। तो वो ब्लास्ट कैसे होता है, वो कोई जाके जरूरी नहीं है कि माचिस जलाए। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 मॉलिक्यूल जो है वो मीथेन के हैं और 1000 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के, उसमें से सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, और लेट्स से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इनके 1000 में से ये लोग आपस में, मतलब वो वाले मीथेन के मॉलिक्यूल्स और वो वाले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, वो आपस में आके टकरा जाएं, तो उसके चांसेस ऑब्वियसली कम है। अगर उसकी मैं प्रोबेबिलिटी चेक करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स कम होगी ना, 20 आउट ऑफ 1000 एंड 10 आउट ऑफ 1000। but still there is a chance that those molecules, though they are less in number, but still there is a probability or chance that these molecules collide with each other, and when they undergo collision that would be a effective or successful collision। और जैसे ये दोनों टकराएंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन की जो एनर्जी निकलेगी वो बाकी मॉलिक्यूल्स को या बाकी पार्टिकल्स को एक्टिवेशन एनर्जी दे देगी, तो एकदम से सबके सब रिएक्ट करेंगे तो वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि कहीं पे गैस लीक हो रही है तो आपने जाके कोई स्पार्क हुआ है तो ही ब्लास्ट होगा, वो वैसे भी थोड़ी देर बाद देयर इज अ चांस कि वो हो सकता है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि हर रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद हो जाए। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि सब रिएक्शन में, जितने भी टाइप के रिएक्शन हैं, कि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होगी, लेकिन उनके टकराने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये मतलब है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, जो कि खुद ब खुद हो सकता है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी स्टार्टर एनर्जी। अच्छा, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं है कि एकदम से फास्ट रिएक्शन हो गया। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि रिएक्शन दैट कैन हैपन ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। लिख देता हूँ,
reaction that can happen on its own accord, that is spontaneous reaction. Or you can also say a change, इसको ना spontaneous change भी लिख लो और spontaneous reaction भी लिख लो. Tend to continue naturally called spontaneous change. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वायलेंट रिएक्शन या एक्सप्लोसिव रिएक्शन. ठीक है. स्पॉन्टेनियस चेंज जो कि खुद से होने की सलाहियत रखता है बगैर पकड़ पड़े. मतलब आपको एक्टिवेशन एनर्जी एक्सटर्नली प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है. वो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होती है और उनके टकराने के भी चांसेस होते हैं. तो वो जब आपस में कोलाइड करते हैं तो सक्सेसफुल कोलिजन होता है. और ऐसे रिएक्शन जिसमें अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो बाकी भी मॉलिक्यूल जो है उनको भी एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी. तो वो सारे के सारे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे. तो वो पूरा कंप्लीट रिएक्शन होना शुरू हो जाता है. चाहो तो लिख लो उसको. स्पॉन्टेनिटी does not mean sudden or fast. सही है जी. जैसे एग्जाम्पल में कंबशन ऑफ मीथेन CH4 और अपना क्या कहते हैं, एक और एग्जांपल में जैसे सोडियम क्लोराइड है, आपने पानी में डाल दिया, नमक को आपने पानी में डाल दिया. तो आपको स्टीयरिंग करनी पड़ती है मिक्स करने के लिए. लेकिन अगर आप स्टीयरिंग ना भी करो, उसको ना भी हिलाओ, तो वो थोड़ा बहुत नमक जो है वो डिजोल्व हो जाता है पानी में. तो सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम क्लोराइड एंड एडेड टू वाटर, तो ये एक्वस आइंस में आयोनाइज हो सकता है, हो जाता है थोड़ा बहुत. ठीक है. अच्छा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक जो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं. जैसे ये दोनों एग्जांपल जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की है. ठीक है. कंबस्शन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन वो भी स्पॉन्टेनियस है, और ये जो डिसॉल्विंग ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर ये भी स्पॉन्टेनियस है. और पहला वाला जो है वो एक्सोथर्मिक है, और ये जो डिसॉल्विंग ऑफ सोडियम क्लोराइड है ये एंडोथर्मिक है. लेकिन दोनों स्पॉन्टेनियस है. ठीक है. सवाल. नहीं सर. क्यों यहाँ पे एक देखो, डेली लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज है जिसको हीट एनर्जी चाहिए, अगर आप हीट एनर्जी ना दो और वो खुद ब खुद हो जाए. अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चेंज है,
तो आपको तो कहीं ऐसा डेली लाइफ में ऐसा फील नहीं होता ना कि आप बगैर हीट एनर्जी दो वो। इसी तरह मीथेन है, वो चलो एक्सीडेंट होते हैं तो हमें उसका थोड़ा बहुत हमने सुना हुआ है कि वो खुद ब खुद हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है जब लीक गैस जो है वो जमा हो जाती है। उसका रीजन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कब से समझ आता है हमें। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एनर्जी होती है। क्योंकि देखो अगर हम अपनी नेचर की बात करें तो नेचर में अगर पानी है, पानी कभी भी नीचे से ऊपर तो फ्लो नहीं होता ना खुद ब खुद, ऊपर से नीचे फ्लो होता है ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको नीचे से ऊपर फ्लो करना है तो आपको पंप लगाना है, हीट एनर्जी देनी है, वर्क डन करना है उस पर। इसी तरह आपको अपनी सराउंडिंग में ना डेली लाइफ में इस तरह की चीजें होती भी नहीं दिखती कि कोई भी चीज लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पे चली जाए खुद ब खुद। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी को खुद कैसे चला गया, कैसे खुद एब्जॉर्ब कर ली उसने हीट एनर्जी। तो देखो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है, और वो हाइड्रेट करा देते हैं। सोडियम हाइड्रेशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन पढ़ा था ना, व्हेन वन मोल ऑफ एक्वा साइन इज फॉर्म इन वाटर। तो वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयन डाइपोल बॉन्ड बना लेते हैं, सही है। बहरहाल ये बहुत एक वास्ट कॉन्सेप्ट है स्पॉन्टेनिटी का, हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना इस पे बात करें तो बहुत लंबी बात हो सकती है, ठीक है। बस आपने स्पॉन्टेनिटी को इस तरह से समझना है, स्पॉन्टेनिटी की जगह वो फिजिबिलिटी का भी वर्ड यूज करेगा आगे। अभी आगे हम फिजिबिलिटी का भी वर्ड देखेंगे। रिएक्शन, दोज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस और फिजिबल दैट कैन हैपन ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, ठीक है। फिजिबल का मतलब जो है वो कुछ और होता है, लेकिन कैम्ब्रिज जो है ना स्पॉन्टेनियस और फिजिबल का वर्ड जो है वो एक ही सेंस में लेके चलता है इस चैप्टर में, तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। बहरहाल हमारा जो मेन फोकस है ना वो है इंट्रोपी पे। इंट्रोपी हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। जितना ज्यादा सिस्टम डिसऑर्डर्ड होगा उतनी ज्यादा हमारे पास इंट्रोपी जो की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। मतलब जितना सिस्टम फैलेगा, जितना पार्टिकल रैंडमली अरेंज होंगे, जितना दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से ज्यादा, उतनी ज्यादा इंट्रोपी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। और जितनी ज्यादा इंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होगी इट मीन सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल हो रहा है। भाई अगर आप किसी सॉलिड को, जैसे आइस है, आइस को आप हीट करते हो तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी जगह पे नहीं रह सकते, उनको उस हीट एनर्जी को डिस्पर्स करना है, फैलाना है। तो क्या करते हैं, वो तेजी तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। दे ओवरकम देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक करके दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, डिस्पर्स्ड होते हैं, फैलते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, अपनी आगे पीछे भागते हैं। तो उनकी इंट्रोपी हम कहते हैं इंक्रीज हो रही है। और अगर ये सिस्टम ऐसा नहीं करेगा, सिस्टम के पार्टिकल्स अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो अनस्टेबल होंगे। उनको स्टेबिलिटी के लिए, वापस काम डाउन होने के लिए एक दूसरे से दूर दूर होना होता है, अपनी एनर्जी को डिस्पर्स करना होता है। अगर वो नहीं भागेंगे इधर उधर तो जो उनको हीट एनर्जी मिली है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। जैस्मिन बेटा अभी आए हो आप? जी सर। अच्छा, इंट्रोपी और इंथैल्पी में हमारे पास डिफरेंस क्या है। देखो इंट्रोपी, इंथैल्पी जो है ना, हम लोग किसी भी सिस्टम का, मैं कहूँ कि इंथैल्पी बताओ तो हम इंथैल्पी नहीं निकालते, हम इंथैल्पी चेंज निकालते हैं ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन इंट्रोपी जो है उसकी, हम किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मैटर की जो है वो इंडिविजुअल सब्सटेंस की इंट्रोपी निकाल सकते हैं, और वही हम चेंज इन इंट्रोपी भी निकाल सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की भी इंट्रोपी निकालते हैं। तो इंट्रोपी के बारे में एक बात और लिख लो। Entropy is a property which can be measured for a individual substance। स्टैंडर्ड एंट्रोपी मैंने आपको बता दिया, एस नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे स्टैंडर्ड एंट्रोपी, और स्टैंडर्ड एंट्रोपी जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होती है। स्टैंडर्ड कंडीशंस हमें पता है,
यूनिट है जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है। अच्छा, इंट्रोपी की वैल्यूज जो होती है ना वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, ऑल इंट्रोपी वैल्यूज आर पॉजिटिव। ऑल स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इंट्रोपी की वैल्यूज अपने एब्सोल्यूट इंट्रोपी की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। अच्छा जी, एक चीज और जो हमें यहाँ पे समझनी है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो, इंट्रोपी की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब सिस्टम डिसऑर्डर्ड होगा। अगर कोई किसी चीज सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट है तो उसकी इंट्रोपी की वैल्यू कम होगी। लिक्विड, उसी सब्सटेंस की लिक्विड की इंट्रोपी की स्टेट, जब वो लिक्विड स्टेट में आएगा तो इंट्रोपी की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि पार्टिकल डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। और जब वो गैसियस स्टेट में आएगा तो डिसऑर्डरनेस और बढ़ जाएगी, तो इंट्रोपी की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो ये चीज हमें समझाता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के बाकी लॉज जो है ना आप फिजिक्स में पढ़ते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है हमारे पास। वो ये कहता है कि हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। मतलब हीट एनर्जी उस सब्सटेंस या उस बॉडी से मूव करेगी जो हायर टेम्परेचर पे, टुवर्ड्स डेड बॉडी जो कि लोअर टेम्परेचर पे। इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये होता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हो। इसी तरह सेकंड लॉ जो है वो रिलेटेड टू वर्क डन एंड प्रेशर है, जो कि इंथैल्पी चेंज को और इंटरनल एनर्जीज को मिलाता है। ठीक है, या फिजिक्स में पढ़ोगे, हमें उससे कंसर्न नहीं है यहाँ पे। केमिस्ट्री में हमें यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कंसर्न है। और थर्ड लॉ की भी सिर्फ वो वाली स्टेटमेंट जो कि इंट्रोपी से रिलेटेड है। ठीक है, और वो क्या कहता है कि जितने भी हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उसको अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाऊं, तो उन सबकी इंट्रोपी जो होती है ना वो इक्वल हो जाती है। मतलब ये स्टेटमेंट आपको याद नहीं करनी है, लेकिन इससे जो है ना आगे आपको चीज समझ आएगी। तो मैं लिख देता हूँ, ऑल perfect have the same entropy at absolute temperature। अच्छा, इंट्रोपी, अगर मैं इंट्रोपी ऑफ सॉलिड्स की बात करूँ तो सॉलिड्स की इंट्रोपी यूजुअली कम होती है। इसी तरह लिक्विड्स की जो इंट्रोपी है वो ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा इंट्रोपी जो है वो उस सब्सटेंस की गैसियस स्टेट की होगी, क्योंकि रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट है, तो इंट्रोपी ऑफ डायमंड जो होती है ना, देखो डायमंड और ग्रेफाइट दे आर एलोट्रोप्स ऑफ ईच अदर, बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, लेकिन डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, क्रिस्टल है, वो परफेक्ट क्रिस्टल है। डायमंड के जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो ज्यादा है। तो अगर मैं डायमंड की इंट्रोपी की बात करूंगा तो इंट्रोपी ऑफ डायमंड जो होगी वो कम होगी, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट ज्यादा है। और ग्रेफाइट की जो इंट्रोपी होगी वो डायमंड से ज्यादा होगी। दोनों सॉलिड फॉर्म में, दोनों की सॉलिड फॉर्म की बात हो रही है, लेकिन ऑर्डरनेस जो है वो डायमंड में ज्यादा है, इसलिए उसकी इंट्रोपी की वैल्यू कम होगी।
होगी। जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड होता जाएगा उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और सिस्टम डिसऑर्डर्ड कब होगा? जब आप इसको हीट एनर्जी दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका। सर आप स्क्रीन स्टक हो गई है शायद। स्क्रीन स्टक हो गई है। आ गई? नहीं सर अभी तो नहीं है। I stopped due to attempted to start an invalid broadcast session। ये कैसा एरर दे रहा है?